हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे हो, चाहे उत्तराखंड में लोअर पीसीएस मेंस एफआरओ मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हो, या अपर पीसीएस मेंस का भी एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये, तो इनको आप जरूर डेली बेसिस पे देखते रहिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है और इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पिछले साल देखा गया है, पिछली बार देखा गया है 2016 का जो अटेम्प्ट हुआ लोअर पीसीएस मेंस का, कि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो स्कीम से पूछे गए थे, यानी कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कीम्स पूछ ली गई थी। तो अगर इस तरह से कोई उल्टा सीधा पेपर आ जाए एग्जामिनर के साथ एग्जाम में आपके सामने, तो वहाँ पे आप सभी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें अपना कैलिबर इस तरह से बनाना है। तो हम कवर करने जा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, साथ साथ बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो एफआरओ मेंस के लिए जो तीन कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल नॉलेज, और लोअर पीसीएस मेंस के लिए जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए जो फुल प्रिपरेशन बैच है, साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो सेंसस 2011 के हिसाब से देखा जाए, भारत में 55 मिलियन यानी कि 55 करोड़ पोटेंशियल वर्कर्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 30, नॉट 55 करोड़, ये हो गए आपके 5.5 करोड़। तो 5.5 करोड़ पोटेंशियल वर्कर्स हैं 15 एंड 35 ईयर्स की एज में, जो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज की बात करें। एट द सेम टाइम द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ 57 मिलियन वर्कर्स। लेकिन उसी समय अगर हम देखें तो 2020 तक ये कहा जा रहा था कि 5.7 मिलियन यानी कि 57 मिलियन यानी कि 5.7 करोड़ वर्कर्स की कमी होगी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 2020 तक। दिस प्रेजेंट्स अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इट्स डेमोग्राफिक सरप्लस इनटू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अब ये चीज़ यहाँ पे हमारे लिए क्या फ़ायदा कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ 55 मिलियन पोटेंशियल वर्कर्स हैं और दुनिया में 57 मिलियन की कमी होने जा रही है। तो भारत के अगर ये सभी 55 के 55 लाख लोग, 55 मिलियन यानी कि 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो अपना काम करें, या सभी लोग कार्यरत हों, वर्क फोर्स में शामिल हों, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो दुनिया में भारत की स्थिति अभी भी जो थोड़ी पीछे है वो बहुत ज़्यादा आगे हो पाएगी, और भारत में जितने भी लोग हैं वो सभी एम्प्लॉयड हो पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी ग्रामीण के लोगों को हमें कौशल प्रदान करना है, स्किल प्रदान करनी है। एम्स टू स्किल करने के लिए रूरल यूथ को, हु आर पुअर, जो कि गरीब हैं, एंड प्रोवाइड देम विद जॉब्स, और उनको जॉब्स मिलनी चाहिए। हैविंग रेगुलर मंथली वेजेस, कि उनको तरीके से रेगुलरली हर महीने उनको तनख्वाह मिलती रहे, और अबव द मिनिमम वेजेस, और जो मिनिमम वेजेस होती है उससे ऊपर उनको कुछ तनख्वाह मिलते रहे। इट इज़ वन ऑफ द क्लस्टर ऑफ इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं उसमें से एक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट सीक्स टू प्रमोट रूरल लाइवलीहुड, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है, उसके अंदर ये कौशल्य योजना एक, आप कह सकते हैं, पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, ये उसका पार्ट है। द मिशन फॉर पॉवर्टी रिडक्शन कॉल्ड आजीविका, ये मिशन जो है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए है, गरीबी उन्मूलन के लिए है, कि हमें गरीबी हटानी है, जिसको हम आजीविका कह रहे हैं। यानी कि जो पर्सन की लाइवलीहुड होगी, आजीविका होगी, जिससे कि वो कमाएगा और अपना घर चलाएगा। The scheme will benefit more than 55 million poor rural youth who are ready to be skilled by providing sustainable employment। कि हम अगर लोगों को स्किल्ड बना दें, देखिए भारत में वर्कफोर्स की कमी नहीं है, भारत में स्किल्ड लेबर की कमी है, कि अगर हम लोगों के अंदर स्किल्स पैदा कर दें तो वे बहुत ही अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। This scheme derives importance from its potential to reduce poverty. It is also designed to be a major contributor to the Prime Minister's Make in India campaign। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया कैंपेन है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप होंगी तो वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाएंगे। तो मिशन क्या है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का? टू रिड्यूस पॉवर्टी, हमें गरीबी कम करनी है, बाय एनेबलिंग पुअर, जिससे हम गरीबों को एनेबल कर सकें, फॉर हाउस होल्ड्स टू एक्सेस गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, कि उनको जो गेनफुल हो यानी कि जिससे उनको लाभ प्राप्त हो, और सस्टेनेबल हो यानी कि एक सतत एक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एक रोजगार होना चाहिए, थ्रू एम्प्लॉयमेंट दैट प्रोवाइड्स रेगुलर वेजेस, और ऐसा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जो उनको रेगुलर वेजेस प्रोवाइड करता रहे। नेक्स्ट आता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इस इनिशिएटिव के। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की,
अमंग द पुअर एज वेल एज इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग देयर वर्क एबिलिटीज़। एक इमेंस अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यानी कि क्षमता है कि हम उनकी जो कार्य क्षमता है, वर्क एबिलिटी है, उसको हम क्या कर सकें, उसको हम विकास कर सकें। सोशल मोबिलाइजेशन एज वेल एज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इज असेंशियल, यानी कि सोशल मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम देखें जो समाज के अंदर जो एक हम कह सकते हैं कि समाज में लोगों को गति प्राप्त करें, गति दें उनको, एज वेल एज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं उसका एक नेटवर्क तैयार हो, इज़ असेंशियल इन ऑर्डर टू डेवलप इंडिया डेमोग्राफिक सरप्लस इनटू अ डिविडेंड। कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक सरप्लस है, देखिए डेमोग्राफिक सरप्लस और डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्या मतलब है। डेमोग्राफिक सरप्लस का मतलब है, डेमोग्राफी का मतलब होता है जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं और ऐसे लोग जो कार्य कर सकते हैं। यानी कि हम मानते हैं भारत में कि 15 से लेके 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक की एज के जो पर्सनस हैं उनको हम भारत की वर्क फोर्स में काउंट करते हैं। उसके बाद अब इस 15 से 59 ईयर्स की एज के जो लोग हैं वो कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी लोग वे सारे हैं उन सबको हम डेमोग्राफिक सरप्लस कह सकते हैं, डेमोग्राफी कह सकते हैं। अब ये जो डेमोग्राफिक सरप्लस है यही हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा। डिविडेंड का मतलब है यहाँ पे जो प्रॉफिट देगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग एक कंट्री के एम्प्लॉयड होंगे, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, उस कंट्री की इकोनॉमी उतना ही ज़्यादा राइज करेगी। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स आर पैरामाउंट इन द डिलीवरी ऑफ स्किलिंग। अब जो क्वालिटी है यानी गुणवत्ता है और जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन डिलीवरी ऑफ स्किलिंग इन ऑर्डर टू मेक द रूरल पुअर डिज़ायरेबल टू बोथ इंडियन एंड ग्लोबल एम्प्लॉय। जिससे कि जो ग्रामीण परिवेश का जो व्यक्ति है भारत का, वो भारतीय एम्प्लॉयर को भी, यानी कि जो भारत के लोग होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और जो ग्लोबल एम्प्लॉयर हैं यानी कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं, वे भी हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। क्योंकि अगर हमारे लोग स्किल्ड होंगे तो बाहर के लोग भी हमारे लोगों को, यानी कि इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। स्किलिंग एंड प्लेसमेंट अगर हम देखें तो अवेयरनेस बिल्डिंग विद इन द कम्युनिटी ऑन द अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि एक तो पहली बात तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर। अगर लोगों के अंदर जागरूकता ही नहीं होगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा। फिर हमें रूरल यूथ को देखना है जो गरीब है, उसके बाद मोबिलाइज़ करना है रूरल यूथ को, हु आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको मोबिलाइज़ करना है, उनको प्रेरणा देनी है कि आप काम करें। काउंसलिंग करनी है यूथ की, पेरेंट्स की, सिलेक्शन बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड, कि उनके एप्टीट्यूड के ऊपर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। फिर उनके अंदर नॉलेज इंपार्ट करनी है, इंडस्ट्री लेवल की जो स्किल्स हैं वो देनी है उनको, एटीट्यूड बनाना है उनके अंदर दैट एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, जिससे कि उनके अंदर की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं वो निकल के आ सके। प्रोवाइडिंग जॉब्स दैट कैन बी वेरीफाइड थ्रू मेथड्स दैट कैन स्टैंड अप टू इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी। उनको ऐसी जॉब्स देनी है कि जो इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी पे खड़ी उतरें, एंड विच पेज अबव मिनिमम वेजेस, और ऐसी भी नौकरी होनी चाहिए जो उनको तनख्वाह ठीक दे। हमने सिर्फ नौकरी लगवा दी लेकिन उनको तनख्वाह अगर रेगुलर टाइम पे नहीं मिल रही है या रेगुलरली मिल ही नहीं रही है तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऐसी जॉब का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सपोर्टिंग द पर्सन सो एम्प्लॉयड फॉर सस्टेनेबिलिटी आफ्टर प्लेसमेंट, और हमें सपोर्ट करना है पर्सन को जो भी एम्प्लॉयड होगा फॉर सस्टेनेबिलिटी आफ्टर प्लेसमेंट, यानी प्लेसमेंट के बाद सस्टेनेबिलिटी के लिए। अप्रोच क्या है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की? शिफ्ट इन एम्फेसिस फ्रॉम ट्रेनिंग टू करियर प्रोग्रेशन। तो हमें एम्फेसिस पे शिफ्ट करना है, किससे पहले ट्रेनिंग दिया करते थे, अब ट्रेनिंग के साथ साथ करियर प्रोग्रेशन पे भी हमें ध्यान देना है कि ट्रेनिंग तो दे दी, ट्रेनिंग के बाद उनका करियर क्या है। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रेन करके छोड़ दिया जाता था और इस चीज़ के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती थी गवर्नमेंट की कि उनको जॉब्स मिले। लोगों को जॉब्स खुद ढूंढनी होती थी जो कि उनको नहीं मिल पाती थी। तो अब इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे ये काम कर रही है कि हमें करियर प्रोग्रेशन भी देखना है कि उनके करियर में कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। एनेबल पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड टू एक्सेस बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रोथ, की जो ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, उससे जो गरीब व्यक्ति है या मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति है उसको भी फ़ायदा मिल सके। ईज द पेन ऑफ माइग्रेशन व्हेन इट इज़ इनएविटेबल, यानी कि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन का जो पेन है, माइग्रेशन यानी कि एक व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह या अपने घर से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाता है, उस टाइम पे जो उसको तकलीफ़ होती है वो तो उसको उठानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा है कि जिस टाइम जहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, अगर ऐसा होगा तो वो पर्सन खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। प्रोएक्टिव अप्रोच टू बिल्डिंग पार्टनरशिप्स, यानी कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि पार्टनरशिप्स बिल्ड हो सकें। मॉनिटरिंग ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, की हम कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट दे रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वेयर मेन फोकस इज ऑन प्लेसमेंट, ज़्यादातर जो मेन फोकस है वो प्लेसमेंट पे होना चाहिए कि आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। हमने लोगों को ट्रेन तो कर दिया कि क्या उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट के लायक हुए। It enables state to take full ownership of DDU-GKY projects. It has been decided not to consider any more multi-state projects. फिर स्टेट गवर्नमेंट एज द मेन प्लेयर, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है मेन प्लेयर है। सिंगल स्टेट प्रोजेक्ट टू एनुअल एक्शन प्लान्स के रूप में से काम करते हैं कि यानी कि जो सिंगल स्टेट है उसका क्या प्रोजेक्ट है, वहाँ से लेके एनुअल एक्शन प्लान, यानी कि पूरे साल भर में, वर्ष भर में वो क्या काम करेगा, वहाँ तक के प्लान बनते हैं। स्पेशल स्कीम बनाई जाती है कोलेब्रेशन में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि जो
8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके फॉर स्किलिंग प्रोजेक्ट्स, कि उनको स्किल किया जा सके टू द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स, एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज। उसके बाद आता है कंसेंट इन स्टेट शेयर इज़ मैंडेटरी। अगर स्पेशल कंपोनेंट देखें ग्रामीण कौशल्य योजना का, तो फुल सोशल इंक्लूजन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी जो पूरा का पूरा सामाजिक रूप से फुल सोशल इंक्लूजन होना चाहिए कैंडिडेट्स का, इज इंश्योर्ड बाय द मैंडेटरी कवरेज ऑफ सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स, यानी जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, यानी जिनको सामाजिक रूप से कोई भी लाभ नहीं पहुंचा अभी तक, उन लोगों को खासकर इस स्कीम के तहत हमें कवर करना है। 50% फंड जो है वो खर्च किए जाएंगे एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए, 15% किए जाएंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, 3% उन लोगों के लिए जिनके पास कोई डिसेबिलिटी यानी पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं। जो भी उनके अंदर डिसेबिलिटी आती है, बॉडीली जो भी डिसेबिलिटी आती है, इसकी वजह से उनको 3% कोटा मिलेगा। 1/3% जो होंगे वो वुमेन होंगी, तो 1/3 ऑफ द पर्सनस कवर्ड शुड बी वुमेन। तो ये मैंडेटरी कॉम्पोनेंट है इस स्कीम का। रीजनल इंक्लूजन ऑफ कैंडिडेट्स इज एनेबल्ड। अब रीजनल इंक्लूजन भी किया गया है कैंडिडेट्स का थ्रू अ स्पेशल सब स्कीम फॉर द यूथ। अब देखिए हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए है ना, विच मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑपरेट्स अंडर ASDP फॉर स्टेट विच कवर अर्बन एज वेल एज रूरल यूथ। यहाँ पे अर्बन भी यूथ भी काउंट किया जाएगा जम्मू कश्मीर के रीजन में, क्योंकि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद से, जब से वहाँ का स्पेशल स्टेटस हटाया गया है, उसके बाद से गवर्नमेंट ने जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, तो इसलिए वहाँ पे जो अर्बन यूथ है उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। रोशनी जो एक स्पेशल स्कीम है फॉर ट्राइबल एरियाज़ और क्रिटिकल जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सेपरेट गाइडलाइंस हैज़ बिन लॉन्च, तो उनके लिए सेपरेट अलग से गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं दैट टेक्स इनटू अकाउंट द पिक्यूलियर सिचुएशन इन सिलेक्टेड क्रिटिकल LWE डिस्ट्रिक्ट्स। तो उन जिलों की जो अलग से जो स्थिति है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हों या महाराष्ट्र का गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हों और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स हों, तो उन सभी जिलों में, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट हो उड़ीसा का, तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रोशनी स्कीम के तहत जो है ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जा रही हैं कि वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के जो परिवार हैं, लोग हैं, उनको कौशल प्रोवाइड किया जा रहा है। पर्टिकुलरली इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, की अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो फीचर्स क्या हैं इसके? एक तो आता है एनेबल पुअर एंड मार्जिनलाइज टू एक्सेस बेनिफिट्स, यानी गरीब लोगों को और मार्जिनलाइज लोगों को, जो हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, उनको बेनिफिट्स मिल सके। डिमांड लेड स्किल ट्रेनिंग, यानी कि लोगों के अंदर डिमांड होनी चाहिए कि उनको स्किल्स मिले एट नो कॉस्ट टू द रूरल पुअर, यानी कि उनको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और ग्रामीण परिवेश के जो परिवार के जो लोग हैं उनको जो भी स्किल्स हैं, स्किल ट्रेनिंग है, वो प्रोवाइड की जाएगी। इंक्लूसिव प्रोग्राम डिज़ाइन, कि प्रोग्राम डिज़ाइन इस तरह से होगा जो कि इंक्लूसिव होगा, यानी समावेशी होगा। तो मैंडेटरी कवरेज होना चाहिए। सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स के हम पढ़ चुके हैं कि SC ST 50% है, माइनॉरिटी 15% है, और जो लेडीज़ हैं उनको 33% है। शिफ्टिंग एम्फेसिस फ्रॉम ट्रेनिंग टू करियर प्रोग्रेशन, तो ट्रेनिंग से करियर प्रोग्रेशन पे आ जाना चाहिए। फिर प्लेस्ड कैंडिडेट्स पे ग्रेटर सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं, तो कैंडिडेट्स की हमें प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी होना चाहिए, यानी कि जब पर्सन प्लेसमेंट हो जाती है फिर किसी पर्सन की, तो उसके बाद भी उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। माइग्रेशन सपोर्ट होना चाहिए या एलुमनाई एक नेटवर्क बनना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोएक्टिव अप्रोच टू बिल्ड प्लेसमेंट पार्टनरशिप्स। एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि हम प्लेसमेंट पार्टनरशिप बना सकें और इंस्टीट्यूशन से जो कंपनीज़ हैं वो एग्रीमेंट साइन करें जिससे कि वो लोगों को वहाँ से प्लेस कर सकें। तो गारंटीड प्लेसमेंट होना चाहिए कम से कम 75% ट्रेंड कैंडिडेट्स का। तो अगर 75% कम से कम 75% ट्रेंड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, कंपनीज उनको लेंगी, हायर करेंगी, तभी ये माना जा सकता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम चला रही है या जो ऑर्गेनाइजेशंस उनको ट्रेनिंग देने में इन्वॉल्व हैं वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं। एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स, नर्चरिंग न्यू ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड डेवलपिंग देयर स्किल्स। फिर रीजनल फोकस होना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर में हिमायत है और 27 जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट्स हैं रोशनी के तहत। फिर स्टैंडर्ड्स लेड डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि डिलीवरी यानी कि जो लोग हैं उनकी स्किल्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड आना चाहिए। तो ऑल प्रोग्राम एक्टिविटीज़ आर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि SOP आएगी हर चीज़ के लिए, दैट आर नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन बाय लोकल इंस्पेक्टर्स, कि लोकल लोग जो हैं, लोकल इंस्पेक्टर्स जो हैं उसके इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। जितनी भी इंस्पेक्शंस होंगी वो जियो टैग्ड होंगी, टाइम स्टैम्प्ड होंगी, उनकी वीडियोस बनेंगी और फोटोग्राफ्स ली जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो बेनिफिशियरी कौन है इसके? रूरल यूथ होगा, यानी ग्रामीण परिवेश का जो व्यक्ति है वो होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और 15 साल से लेकर 35 साल तक की उसकी एज होनी चाहिए। अगर वो SC है, ST है, विमेन है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसकी 45 साल तक की उम्र तक वो एप्लीकेबल रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या है? तो 3 टायर का मॉडल वो फॉलो करता है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर फंक्शन काम करता है पॉलिसी मेकिंग के रूप में, टेक्निकल सपोर्ट के रूप में और फैसिलिटेशन एजेंसी के रूप में।
फिर ये स्टेट मिशन चलेगा जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देगा, और फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी जो वो एजेंसीज जो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगी थ्रू स्किलिंग एंड प्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स। की पहले तो लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद अलग अलग कंपनीज होगी वो उनको हायर करेंगी, उनको प्लेसमेंट देगी। प्रोजेक्ट फंडिंग किस तरह से होगी, तो DDU-GKY प्रोवाइड्स फंडिंग सपोर्ट फॉर प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोजेक्ट्स दैट एड्रेसेस द मार्केट डिमांड विद फंडिंग सपोर्ट रेंजिंग फ्रॉम 25,000 टू 1 लाख पर पर्सन। तो 25,000 से लेकर 1 लाख पर पर्सन तक का सपोर्ट मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि कितना लंबा वो प्रोजेक्ट है, एंड वेदर द प्रोजेक्ट इज रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल। और ये भी देखना होगा कि क्या वो जो प्रोजेक्ट है वो रेसिडेंशियल है, क्या वहाँ पे लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो फंड्स प्रोजेक्ट्स विद ट्रेनिंग ड्यूरेशन फ्रॉम 576 आवर्स, यानी 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का फंड है। फंडिंग कंपोनेंट जो है अ वैरायटी ऑफ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एक बहुत ही ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड की जाएंगी कवरिंग ओवर 250 ट्रेड्स की 250 ट्रेड्स के अंदर सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो रिटेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हॉस्पिटैलिटी का मतलब है जैसे कि होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, हेल्थ हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, ऑटोमोटिव है, लेदर है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग, जेम्स, ज्वेलरी, और ऐसे करके तेरा मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये काम होगा, यानी कि जहाँ पर लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी अलग अलग फील्ड्स में। सिर्फ मैंडेट क्या है कि 75% एटलीस्ट ट्रेनीज़ का, जितने भी ट्रेनीज़ हैं उनमें से 75% का प्लेसमेंट होना चाहिए। इन फंडिंग प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो PIs ऑफरिंग को दी जाएंगी, जैसे कि फॉरेन प्लेसमेंट को, अगर फॉरेन कंपनी से प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि दोज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट टेक अप स्किल ट्रेनिंग टू मीट इंटरनल ऑनगोइंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, और इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स, यानी कि जो इंटर्नशिप्स वो इंडस्ट्रीज़ जो हमारे कैंडिडेट्स को, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको इंटर्नशिप दे पाएगी, यानी कि सपोर्ट फॉर इंटर्नशिप्स विथ को फंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, यानी कि फंडिंग जो होनी चाहिए वो इंडस्ट्री से होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है चैंपियन एम्प्लॉयर्स, यानी कि वो लोग जो 10,000 लोगों को 2 साल तक के लिए अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देंगे, 2 साल के अंदर, इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स अगर 10,000 लोगों को, 10,000 ट्रेनीज़ को जिसने प्लेसमेंट दिया उसको चैंपियन एम्प्लॉयर कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई रेप्यूट। तो इंस्टीट्यूट्स विद द मिनिमल नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी कि जिसकी NAAC रेटिंग जो है वो 3.5 होगी या उससे ऊपर होगी, या कम्युनिटी कॉलेजेस होंगे विद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या AICT के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। यानी जो भी कॉलेजेस, जो भी इंस्टीट्यूट्स NAAC रेटिंग में आएंगे 3.5 में, UGC के अंडर आएंगे या AICT के अंडर होंगे, वो जो ग्रामीण कौशल्य योजना के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं। और इस स्कीम की जो कवरेज है वो अभी 33 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में हो रही है, 610 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर्ड हैं, 202 PIAs हैं जो 250 ट्रेड्स और 50+ सेक्टर्स के तहत काम कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल। तो ये है स्कीम ग्रामीण कौशल्य योजना। तो इसके ऊपर आप नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लीजिएगा गाइस। कोई भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको लोअर PCS मेंस और FRO मेंस का बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।